नमस्कार, मैं अविनाश स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारी बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। आप कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि आने वाली अगली वीडियो में हम आपका नाम साझा कर सकें। दोस्तों, आज की कहानी जो है वो इतनी शानदार है, इसको सुनने के बाद आप भी एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। इस कहानी को आप ध्यान से, अगर आप सो करके देख रहे हैं तो आराम से फ़ोन को अपने साइड में रख करके आराम से इस कहानी को सुनिए। और ये कहानियाँ जो सुनाई जाती हैं वो कोई कहानी नहीं बल्कि ये सच्ची घटना होती है, जो आप तक हम कहानी के माध्यम से पहुंचाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कुशीनगर। कुशीनगर का एक थाना है निबुआ नौरंगिया थाना। इसी थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है बिशुनपुर विजयपुर गांव। ये जो गांव है, इस गांव में अनेकों लोग रहते हैं, लेकिन उन अनेक लोगों में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है नीबूलाल। नीबूलाल अपनी पत्नी सुनैना और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम होता है अंगद कुमार, और बेटी रानी होती है। ये टोटल एक घर में 4 लोग रहते हैं और 4 लोगों के साथ ये जो परिवार है वो काफ़ी खुशमय चल रहा था। इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। जो नीबूलाल होता है वो प्राइवेट कंपनी में जॉब क्या करता था, अपने घर से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पे एक कंपनी होती है लिमिटेड, उसी में जा कर के वो काम किया करता है और वहीं पर डेली अपने घर पे चला भी आया करता था। इनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन आता है साल 2018। साल 2018 में जो नीबूलाल है उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो अलग अलग डॉक्टरों को दिखाता है, लेकिन कहीं से भी उसकी जो तबीयत है वो सुधार नहीं हो पाती है। वो अब सोचता है कि क्यों ना अब बड़े शहर में चला जाए और जा कर के वहीं पर डॉक्टर्स को दिखाया जाए। अब इसी क्रम में वो पहुंचता है जो कुशीनगर ज़िला है उसी के एक बड़े अस्पताल में, और जा कर के नीबूलाल की जब जांच होती है तो जांच में ये पाया जाता है कि जो नीबूलाल है उसको टीबी हो चुकी है। अब टीबी का नाम सुनते ही नीबूलाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नीबूलाल ये सोचने लगता है कि आखिर ये तो बीमारी बहुत ही खतरनाक है, और डॉक्टर उसको ये सलाह भी देते हैं कि देखो, तुम्हें टीबी हो चुकी है और तुम अपने परिवार से दूर ही रहना, तुम अपने परिवार से नज़दीक मत जाना, हो सके तो अपने घर से ही दूर रहना, क्योंकि तुम्हारे नज़दीक में, तुम्हारे संपर्क में जितने भी लोग आएंगे उन सभी लोगों को ये जो रोग है वो हो जाएगा। ये संक्रमित रोग होता है, वो फैलने लगता है। जो नीबूलाल है वो उस डॉक्टर की कही बातों को वो मानता है और अपने घर से एक बगल में ही लगभग 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर एक करकट का एक घर बनाता है और उसी में वो रहने लगता है। लेकिन अब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, इसीलिए जो नीबूलाल के मामा का एक लड़का होता है जिसका नाम मुखराम होता है, जो थाना रामकोला गांव रंगापुर का रहने वाला होता है, वो नीबूलाल के बड़ा ही करीब रहा करता था। वो नीबूलाल के सुख में दुख में हमेशा पहले से ही वो शामिल रहा करता था। लेकिन अब जब नीबूलाल की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी तो घर बनवाने के क्रम में मुखराम वहीं पर कई दिनों तक रुका था भी था, और उसके साथ दवा लेने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए जाया भी करता था। अब इधर जो नीबूलाल है, अब उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, लेकिन वो दवाओं का असर होता है कि नीबूलाल अपनी तबीयत को संभाले होता है, लेकिन आखिर कोई कब तक संभाल पाएगा। इसी क्रम में जो मुखराम है वो घर वालों के बेहद करीब था, सभी लोग उसको जानते थे। घर वाले ही नहीं बल्कि गांव के जितने भी लोग थे वो सभी लोग मुखराम को जानते थे और जानते थे कि ये मुखराम नीबूलाल के मामा का लड़का है। अब एक दिन शाम का वक्त होता है, नीबूलाल का जो भांजा है यानी कि मुखराम जो लड़का है वो माफ़ी चाहते, भांजा नहीं भाई लगेगा,
मुखराम दारू के नशे में हल्का हल्का होता है। वो घर पे आता है, बैठा हुआ होता है और बैठ करके अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहा होता है। और तब तक उसकी जो भाभी होती हैं, जिनका नाम सुनैना होता है, यानी कि नीबूलाल की पत्नी, वो उसके पास आती हैं। कहते हैं कि खाना खाओगे? वो कहता है कि भाभी आप मेरे पास बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब जो नीबूलाल की पत्नी यानी कि जो सुनैना है, उसके पास बैठ जाती है। अब दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और बातचीत के क्रम में जो मुखराम है वो उससे पूछ बैठता है कि क्या आप कभी भैया के पास नहीं जाती हैं? इस पर जो उसकी भाभी है वो कहती है कि जाने का तो मेरा बहुत मन करता है, मैं उनको ऐसे अकेले नहीं देख सकती, लेकिन आखिर कर भी क्या सकते हैं। अगर मैं वहाँ पर जाऊँगी तो फिर मेरे जाने से फिर जो बच्चे हैं उनको भी ये रोग पकड़ लेगा और फिर सभी लोग की हालत जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो आखिर हम कैसे जाएं, तुम ही बताओ। इसी क्रम में जो मुखराम है वो आगे पूछता है कि क्या आपका कभी मन नहीं होता है, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने का? अब जो देवर और भाभी का जो रिश्ता है वो काफ़ी अब खुल चुका था। तो जो उसकी भाभी होती है वो मजाकिया अंदाज में कहती है कि मन तो बहुत होता है, लेकिन मन को शांत करना पड़ता है। मुखराम कहता है कि अगर मन नहीं शांत होता है तो मैं शांत करने के लिए तो हूँ ही यहाँ पे, तो क्यों ना मेरी भी इच्छा को पूरी कर दो। आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। यानी कि एक तरह से कह लें कि वो डोरे डालने वाला काम पहले से ही करता आया था, लेकिन आज उस दिन वो खुल करके उसके सामने बातचीत कर रहा था। और बातचीत के क्रम में वो बार बार अपने भाभी के अलग अलग हिस्सों को वो देख रहा था, अलग अलग हिस्सों को वो छूने की भी कोशिश कर रहा था मजाकिया अंदाज में। लेकिन अब ये बात वहीं नहीं थमती है, बल्कि अब जो मुखराम है, अब उन दोनों के बीच में उसी दिन लगभग 8 बजे रात को जब सभी लोग खाना पीना खा करके जब सो जाते हैं तो इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। और ये शारीरिक संबंध उस रात जब बनता है तो ये सिलसिला अब कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ने लगता है और ये सिलसिला अब थमने का नाम ही नहीं लेता है। धीरे धीरे जहाँ भी इनको मौका मिलता तो वहीं पर मुखराम और ये जो सुनैना है, इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाया करते थे। धीरे धीरे ये सिलसिला अब आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के क्रम में धीरे धीरे साल 2023 आ जाता है। साल 2023 में जो नीबूलाल है उसकी तबीयत बिगड़ती है और वो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। अब जैसे ही नीबूलाल इस दुनिया को छोड़ के गया तो फिर परिवार पे मानो दुखों का पहाड़ टूट गया। अब जो सुनैना है अब वो रोती रही। अब ये वो कई दिनों तक तो परेशान थी, सोचती थी कि आखिर अब उसका सहारा कौन बनेगा। ये बात वो बार बार कहा करती थी। तो मुखराम ने कहा कि अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो हूँ ही, मैं आपकी जो खर्चे है उसको उठाया करूँगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो मुखराम की बातों को सुन करके जो सुनैना होती है उसको थोड़ी संतुष्टि होती है। वो कहती है कि चलो ठीक है। अब इसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था। मुखराम अपने घर से नज़रें चुरा करके, कभी बचा करके, कभी अलग अलग बहाने करके वो ज़्यादातर टाइम सुनैना के घर पे ही बिताता था। सुनैना के साथ वो अपने वक्त को ज़्यादा देने लगा था। लेकिन अब जो साल 2025 आता है और साल 2025 में जो सुनैना है जनवरी महीने से ही पता नहीं क्यों वो कट के इससे रहने लगी थी मुखराम से। अब मुखराम ज़्यादातर अब आ नहीं पाता था, क्योंकि जब वो काम धाम किया करता था तो वो ज़्यादा टाइम उसके घर पे नहीं दे पाता था, क्योंकि अब उसको उसके खर्चे भी उठाने थे। इसीलिए जो सुनैना है वो उससे जब नहीं मिलती है तो वो थोड़ा सा परेशान रहने लगता है। लेकिन उसको मौका भी नहीं मिलता था, क्योंकि उसके जो बच्चे हैं वो भी बड़े हो रहे थे। अंगद कुमार और जो बेटी रानी थी वो भी बड़ी हो रही थी, तो मिलने में इन लोगों को थोड़ी समस्या हो रही थी। लेकिन 26 नवंबर की बात है। 26 नवंबर को जो नौरंगिया जो थाना लगता है उसी में एक गांव, ये जो विशुनपुर विजयपुर गांव है, उसी में एक नौरंगिया जगह लगती है और वहीं पर गन्ने बहुत ज़्यादा बोए गए थे। तो जो मुखराम होता है वो बुलाता है, कहता है कि एक काम करो कि गन्ने के खेत के पास आ जाओ, हम लोग आज वहीं पर मिल लेते हैं, क्योंकि घर पे तो हम लोग मिल नहीं पाते हैं। अब जो सुनैना है वो भी मान जाती है और वो मुखराम से मिलने के लिए उसी गन्ने के खेत में चली आती है, मिलने आती है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम वक्त गुजारते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद मुखराम अपने घर को चला जाता है और सुनैना अपने घर को चली जाती है। कुछ समय बीतता है, लेकिन 27 नवंबर को जो
अंगद होता है, यानी कि जो सुनैना का लड़का होता है, वो मुखराम को फ़ोन करता है और कहता है कि माँ कल शाम से ही गई है लेकिन अभी तक घर नहीं आई। मुझे लगा कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गई होगी, लेकिन अभी तक घर नहीं आई, मैंने पूरा खोज लिया है। अब इस पर जो मुखराम होता है वो भी भागा दौड़ा आता है और आने के बाद अंगद के साथ मिल करके वो सीधा नज़दीकी थाने में पहुंच जाता है और कहता है कि हमारी भाभी जो है, यानी कि अंगद की जो माँ है, वो कल रात से ही गायब है और अभी तक उनका कोई भी पता नहीं लगा है। अब जो पुलिस है इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है, यानी कि उस टाइम पे जो दरोगा होते हैं दीपक कुमार होते हैं, और वो उतने इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते हैं, बल्कि नॉर्मल तरीके से ही इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। 26 के बाद 27 बीत जाता है, 28 29 तारीख तक बीत जाता है, लेकिन कहीं से कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाता है। अब इधर जो अगले दिन यानी कि 29 नवंबर को जो मुखराम है वो फिर से थाने पहुंचता है अंगद के साथ और कहता है कि साहब, आप गंभीरता से इस मामले को अगर नहीं लेंगे तो फिर हम ऊपर चले जाएंगे, एसपी साहब के यहाँ भी चले जाएंगे। अगर आपसे अगर नहीं हो पा रहा है तो आप बताएं, हम कहीं और चले जाएंगे, सीबीआई की मांग कर लेंगे। तमाम तरीके की जो बातें हैं वो होने लगती हैं। अब जो दरोगा होते हैं और अन्य जो इंचार्ज होते हैं वो लोग इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेते हैं और उसको खंगालने लगते हैं। खंगालते हैं जब उस केस को, तो जो इसी क्रम में सुनैना का जो फ़ोन होता है, फ़ोन को पुलिस कब्जे में ली रहती है और फिर उसको उसकी कॉल डिटेल यानी कि जो CDR होती है वो निकाली जाती है, उसकी लोकेशन खंगाली जाती है। जब CDR निकाली जाती है, लास्ट कॉल निकाली जाती है, लास्ट लोकेशन निकाली जाती है, तो दिखाता है कि वो जो नौरंगिया जगह लगती है वहीं पर उसकी लास्ट लोकेशन दिखा रही है और साथ ही साथ जो लास्ट कॉल है वो मुखराम की दिखा रही है। अब जैसे मुखराम की लास्ट कॉल होती है तो फिर मुखराम अब कहीं ना कहीं फंसता है। अब मुखराम से पुलिस पूछने लगती है कि आखिर ये बताओ कि तुमसे ही बात हुई थी तो आखिर तुमको नहीं पता है? तो वो कहता है कि साहब, मुझसे मिलने तो वो ज़रूर आई थी, लेकिन वो फिर उसके बाद कहाँ गई मुझे कुछ नहीं पता है। पुलिस उसको छोड़ देती है। लेकिन जब पुलिस अगले दिन यानी कि 21 दिसंबर को माफ़ी चाहते हैं, हाँ 21 दिसंबर को, यानी कि लगभग पुलिस मामले में एकदम शांत पड़ी हुई थी और वो अलग अलग केसों में उलझ गई थी। लेकिन 21 जब दिसंबर यानी कि टोटल समझ लिए कि 21 दिन बाद पुलिस मुखराम को उठा लेती है डायरेक्ट, और उठाने के बाद उसको थाने लेकर के आती है, उससे पूछताछ करती है और कहती है कि जिस रोज़ तुम और सुनैना दोनों मिले थे, तुम्हारी लोकेशन सेम दिखा रही है, तुम दोनों एक ही जगह दिखा रहे हो, तो असली हकीकत क्या है ये तुम खुद बता दो, या तो फिर हमें पता चली गया है, हम तुम्हारे ऊपर गंभीर धारा में FIR लिख करके तुमको जेल में वैसे भी डालेंगे। पुलिस अपने रवैये में पेश आती है, पुलिस अपना असली रंग दिखाती है, तो जो मुखराम है वो टूट जाता है और वो पूरी कहानी निकाल करके सामने आती है जो वो बताता है। दरअसल मुखराम बताता है कि जो उसका भैया था, यानी कि जो नीबूलाल था, नीबूलाल के मरने के बाद फिर ये जो सुनैना है उसका वो ख्याल रखने लगा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब ये साल 2025 आया था तो साल 2025 के महीने से ये कहीं ना कहीं उससे अब बात नहीं कर रही थी, उससे बात करने से कतरा रही थी। माफ़ी चाहते हैं, साल 2024 बीता था, उसी में ये कहानी शुरू हुई थी और ये कहानी लास्ट तक आगे बढ़ती है। और जो महिला है वो उससे कतरा रही थी इसी बात का, जब वो विरोध करता है, उससे वो मिलने नहीं आती थी, तो जब वो पता करता है तो उसको ये पता चलता है कि जो सुनैना है उसका गांव के ही किसी अन्य लड़के से उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, उसी से वो बात करने लगी है। इसीलिए वो ज़्यादातर फ़ोन अब मुखराम को नहीं करती, उससे ज़्यादातर बात नहीं कर पाती है। अब जैसे ही ये बात उसको पता चलती है, फिर वो उसको किसी बहाने से मिलने बुलाता है और फिर उसी टाइम पे उसके प्रेमी का फ़ोन आ जाता है और इसी बात को लेकर के उन दोनों में काफ़ी बहस होती है। मुखराम उसको छोड़ने की बात कर रहा था, लेकिन जो सुनैना है उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी और इसीलिए मुखराम ने उसका वहीं पर गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। अब जब से ही हत्या हत्या का जब पता चलता है तो पुलिस ने पहले तो डेड बॉडी बरामद ही कर ली थी और सब कुछ उसका दाह संस्कार ख़त्म ही हो चुका था। लेकिन जो मुखराम है, मुखराम के खिलाफ़ गंभीर धारा में FIR लिखी जाती है और फिर उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है।
तो दोस्तों आजकल के दौर में ऐसी कहानियाँ नहीं बल्कि ये जो किस्से हैं निकल करके सामने आ रहे हैं वो अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाले रह रहे हैं। इसको सुनने के बाद रिश्तों से भरोसा उड़ जा रहा है, लोग आखिर किस हद तक चले जा रहे हैं। तो फिलहाल आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।